हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कवर अप किया था बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि जब मीर कासिम जो है वहाँ पर शुजाउद्दौला के पास अवध में गया, ठीक है। क्योंकि मीर कासिम ने क्या किया था, बिहार जाकर वहाँ पर ब्रिटिशर्स की फैमिलीज़ को ख़त्म कर दिया था, ठीक है। वहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी और फिर वो उस डर की वजह से वो कहाँ चला गया था, वो गया था अवध में। और अवध में जाकर शुजाउद्दौला से जाकर मिला और उनसे कहा कि भाई, अगर हमने ब्रिटिशर्स के साथ फाइट नहीं करी तो ये कल को आपके इस राज्य पर भी कब्जा कर लेंगे। और फिर शुजाउद्दौला और मीर कासिम मिलकर कहाँ गए, दिल्ली गए, वहाँ पर शाह आलम टू से मिले और वहाँ पर जाकर इन तीनों ने मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाई, अपनी आर्मी तैयार करी और ब्रिटिशर्स से फाइट लेने के लिए तैयारी करी, ठीक है। वहां पर हमने वो सारी चीजें बात करी थी कि वहां पर बैटल ऑफ बक्सर हुआ ब्रिटिशर्स और इन तीनों के बीच, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इन तीनों को डिफीट कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब ये तीनों लोग हार गए, उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई और उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। 1764 में वो सारे वॉर हो गए थे और वो तीनों लोग हार गए थे ब्रिटिशर्स से। उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी, मैंने आपको बताया, और वो हुई थी 1765 में। हालांकि ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद एक बार साइन नहीं हुई, दो बार साइन हुई थी। और दो बार साइन किसके किसके बीच हुई, उसके बारे में हम एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि सुझाव। अब ये दो बार ट्रीटी कैसे साइन हुई, दो बार पहली ट्रीटी जो साइन हुई ब्रिटिशर्स की, वो हुई शुजाउद्दौला के साथ, पहली ट्रीटी, ठीक है। और दूसरी ट्रीटी साइन हुई दूसरी ट्रीटी साइन हुई शाह आलम के साथ। यानी कि पहली ट्रीटी किसके साथ साइन हुई, शुजाउद्दौला के साथ, और दूसरी ट्रीटी साइन हुई शाह आलम के साथ। अब आप अगर ये पूछो मेरे से कि मीर कासिम का क्या हुआ, तो देखो, आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता है कि मीर कासिम का जो राज्य बंगाल था वो ऑलरेडी छिन चुका था, उसके पास पैसे नहीं बचे थे। उसने वो जाकर ब्रिटिशर्स की फैमिलीज को मार दिया था उसने, और फिर उसने वापस से बैटल ऑफ बक्सर करी। तो कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा फाइनेंशियली वीक पड़ चुका था, उसके पास सारे पैसे खत्म हो गए थे, उसकी आर्मी खत्म हो चुकी थी, वो मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी की हालत में था। तो अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि मीर कासिम का क्या हुआ, तो मीर कासिम अपनी गरीबी की वजह से मर चुका था, ठीक है। वो गरीबी, उसकी गरीबी हालत इस लेवल की हो चुकी थी कि वो सरवाइव ही नहीं कर सकता था और वो गरीबी के कारण मर गया, ठीक है। अब बचे दो लोग कौन, शाह आलम टू और शुजाउद्दौला। इन दोनों ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करी, यानी कि दो बार ट्रीटी साइन हुई, ठीक है। अब फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई 1765 में, और ये किसके बीच हुई, ये रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के साथ। अब रॉबर्ट क्लाइव का नाम मैंने यहाँ पर लिया। अब आप मेरे से ये पूछो कि रॉबर्ट क्लाइव तो नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव तो छुट्टी पे गया था, उसकी जगह कौन था, हेनरी, गवर्नर था, ब्रिटिश गवर्नर। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 1760 में रॉबर्ट क्लाइव छुट्टी पे गया था, बट 1765 में वो वापस आ चुका था, ठीक है। अब इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या क्या चीजें साइन हुई। पहली चीज, ब्रिटिशर्स ने भाई शुजाउद्दौला से कहा कि आप हमें इलाहाबाद एंड कोरा ये जो है ट्रांसफर करोगे, यानी किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर करोगे, ये दोनों जगह, इलाहाबाद एंड कोरा। दूसरी कंडीशन ये थी कि फ्री ट्रेडिंग राइट्स आप हमें दोगे अवध में, यानी कि हम ट्रेडिंग फ्री करेंगे। जैसे कि बंगाल में फर्रुखसियार ने ब्रिटिशर्स को फ्री ट्रेडिंग करने की परमिशन दी थी, उसी तरह से ब्रिटिशर्स ने अवध में भी शुजाउद्दौला से फ्री ट्रेड करने के राइट्स लिए। तीसरा, कि जो शुजाउद्दौला ने वॉर में, बैटल ऑफ बक्सर में जो आर्मी, जो ब्रिटिशर्स के डैमेज दिया था, उनकी आर्मी को मारा था, उनके सोल्जर सिपाहियों को मारा था, जो भी डैमेज हुआ था ब्रिटिशर्स का, उसके बदले में शुजाउद्दौला से 50 लाख रुपए लिए डैमेज कंपनसेशन, ठीक है। और चौथी चीज यहां पर हुई थी कि उन्होंने कहा आप वाराणसी और गाजापुर को राजा बलवंत सिंह को ट्रांसफर करो। मतलब ये दो जगह थी, वाराणसी और गाजापुर, ये आप राजा बलवंत सिंह को ट्रांसफर करो। अब आप राजा पूछो, राजा बलवंत सिंह कौन थे। राजा बलवंत सिंह एक एजेंट ही थे, किसके, ब्रिटिशर्स के। एजेंट का मतलब यहाँ पर ये कि ये था तो भारतीय, बट काम किसके लिए करता था, ये सारे काम करता था ब्रिटिशर्स के लिए। तो इतना ज्यादा बेनिफिट्स ब्रिटिशर्स देते थे उन इंडियंस को जो कि ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, ठीक है। अभी कितने बेकार लोग हैं कि भाई इंडिया के आप हो, इंडिया में रह रहे हो, लेकिन आपने ब्रिटिशर्स का साथ दिया या देते थे, ठीक है। तो क्या करवा दिया, वाराणसी और गाजापुर को ट्रांसफर करवा दी, किसके नाम पर, राजा बलवंत सिंह को, ठीक है। अब एक और बात, पहली जो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद चल रही थी, यानी कि इस ट्रीटी में एक और ट्रीटी साइन हुई। मतलब कहते हैं ना, कई बार क्या होता है, सपने में एक और सपना, उसी तरह से, या फिर जैसे, मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है। एक जो ट्रीटी ऑलरेडी सिग्नेचर हो रही थी, उसी ट्रीटी में एक और ट्रीटी साइन हुई, और उस ट्रीटी का नाम था ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी। अभी ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी क्या है,
उसको हम एक बार जान लेते हैं, लेकिन उसको हम समझ लेते हैं क्योंकि आने वाले आगे की वीडियोस में भी आपको ये वर्ड काफी बार देखने को मिलेगा। ऑफेंसिव और डिफेंसिव ट्रीटी का मतलब यहां पर ये है कि ये जो अवध है और ये ब्रिटिशर्स हैं, ये अवध है और ये ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। अब सपोज यहां पर ये कहा गया है कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि अगर कोई भी एनिमी हमारा, यानी कि ब्रिटिशर्स ने सुजाउद्दौला से कहा अगर कोई भी मेरा एनिमी अगर हमारे ऊपर अटैक करेगा तो आप अपनी आर्मी भेजोगे, आप अपनी आर्मी भेजोगे और हमारी तरफ से फाइट करोगे, मतलब आप हमारा साथ दोगे उस एनिमी से फाइट करने के लिए। ये हुई थी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ब्रिटिशर्स ने यह भी कहा कि अगर अवध यानी आपके स्टेट पर कोई भी एनिमी आके अटैक करेगा तो हम अपनी आर्मी भेजेंगे, हम आपका साथ देंगे, लेकिन उसके बदले में आप हमें पैसा दोगे। ये थी ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी। ये फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में सिग्नेचर हुई थी, यानी कि उसी ट्रीटी में एक और ट्रीटी साइन हुई थी, ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी, और उसमें यही कहा गया कि ब्रिटिशर्स के साथ अगर कोई एनिमी आकर फाइट करता है तो अवध अपनी आर्मी को भेजेगा सपोर्ट करने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर अवध पर कोई एनिमी अटैक करता है तो ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी भेजेंगे, लेकिन उसके बदले में अवध पैसे देगा ब्रिटिशर्स को। ये थी ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पर, ये इंडिया का मैप, ये यहाँ पर बंगाल, ये अवध। अवध यानी कि 1717 में फर्रुखसियार ने फ्री ट्रेडिंग राइट्स दिए थे, और इधर सुजाउद्दौला ने फ्री ट्रेडिंग राइट्स दिए थे। 1717 में बंगाल में मिल गए ब्रिटिशर्स को राइट्स, और 1765 में अवध में मिल गए फ्री ट्रेडिंग राइट्स, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे होगे कि भाई एक समय था कि पूरा किसी मतलब ब्रिटिशर्स कैसे हालात में थे, कोस्टल एरियाज में रहकर ट्रेडिंग करते थे। अब आज इस लेवल पे देखो कितनी सारी चीजें हो रही हैं। अब सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में पढ़ते हैं, और ये सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके बीच हुई? शाह आलम II और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। अब इसमें क्या क्या चीजें हुई? इसमें हुआ कि इलाहाबाद जो ब्रिटिशर्स ने इलाहाबाद और कोरा जो सुजाउद्दौला से लिया था, मतलब जो अवध के राजा नवाब सुजाउद्दौला थे उनसे इलाहाबाद एंड कोरा लिया, और अब ये इलाहाबाद एंड कोरा किसको ट्रांसफर कर दिया? शाह आलम II को। लिया सुजाउद्दौला से और ये किसको दे दिया? शाह आलम II को। लेकिन उसके बदले में क्या किया? ये दो जगह देने के बाद इलाहाबाद और कोरा ट्रांसफर कर दिया शाह आलम II को, लेकिन उसके बदले में ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप हमें सारे जमींदारी राइट्स जो हैं या किसके, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारी राइट्स आप हमें ट्रांसफर कर दोगे। तो जब अब एक बात बताओ, किसी भी राज्य का वहाँ का सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन है या मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जो वहाँ के खर्चे होते हैं, मिलिट्री के खर्चे या सिविल जो मैनेजमेंट होती है उसके खर्चे, वो सारे खर्चे किसी टैक्स से आते हों, और कोई आपकी वो टैक्स कलेक्ट करने की राइट्स खुद के पास ले लेगा, तो आप उस चीज़ के खर्चे कैसे चलाओगे? तो वही किया यहाँ पर कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो भी टैक्स कलेक्शन जहाँ से आता था, जितने भी जहाँ से भी पैसा आता था, उसके सारे जमींदारी राइट्स अपने पास ले लिए। तो अब क्या रह गया? शाह आलम के पास कुछ भी नहीं रह गया। एक तो वो वैसे ही गरीब था, हालांकि अब वो जैसे तैसे अपने राज्य को चला रहा था, वहाँ की मिलिट्री और प्रशासनिक खर्चों को मैनेज कर रहा था, लेकिन वो राइट्स कलेक्शन जो टैक्स कलेक्शन की जगह थी उनको भी अपने राइट्स, उनके राइट्स भी अपने अंडर में ले लिए, ठीक है। और हाँ, एक और बात कि मैंने यहाँ पर जमींदारी राइट्स वर्ड यूज किया, कहीं जगह पर आपको दीवानी राइट्स भी देखने को मिलेगा, दीवानी, ठीक है। तो दीवानी राइट्स और जमींदारी राइट्स सेम ही होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या किया भाई, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जमींदारी राइट्स बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अपने तरफ ट्रांसफर करवा लिए। तो अब वहां से जितना भी टैक्स कलेक्शन आएगा, जितना भी पैसा आएगा, वो सारा सारा ब्रिटिश के अंडर में जाएगा, ठीक है। अब आफ्टर द डिपार्चर ऑफ, अब क्या हुआ, मीर कासिम, जब अब आप ये पूछो कि देखो एक चीज मैं बताता हूं आपको कि देखो एक टाइम था ना जब अपने देश पर यानी कि इंडिया पर पूरा का पूरा मुगल एम्पायर बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैला हुआ था। यानी कि इस देश की सारी प्रजा, जितने भी नागरिक थे इस देश के, वो सब ये समझते थे कि अभी भी पूरे देश पर मुगल साम्राज्य का राजस्व फैला हुआ है, ठीक है। हालांकि जो अवध है या फिर जो बंगाल है, हैदराबाद है, ठीक है, ये जो ऑटोनोमस स्टेट बन गए थे, ये प्राइवेटली बन गए थे। ये मतलब दिल्ली में बैठे मुगल जो राजा थे उनको नहीं बता के चोरी छुपे ये सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन जनता तो यही समझती थी कि अभी तक की ये जो पूरे मुगल एम्पायर, ये सब चीज़ें मुगल एम्पायर की हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब अब बंगाल की अगर मैं बात करता हूँ तो बंगाल में मैंने आपको बताया मीर जाफर इतना गरीब हो गया था कि हेनरी ने उसको भगा दिया था जब वो पैसे नहीं दे पाया था। ठीक है, लेकिन जब मीर कासिम मर गया, मीर कासिम तो मर गया, अब वापस से बंगाल को नवाब क्या किया, उन्होंने मीर जाफर को वापस से बना दिया, मतलब अगेन उन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। तो भाई बंगाल के नवाब जो मीर जाफर, उन्होंने भाई ब्रिटिशर से कहा कि आपके पास तो सारा पैसा है, आप सारा टैक्स कलेक्शन करते हो, हमारे पास तो कुछ है नहीं, अगर आप हमें नवाब बना रहे हो तो इस राज्य को मैं चलाऊंगा कैसे। ठीक है, तो वहां पर ब्रिटिशर्स ने कहा कि अच्छा एक काम करो, हम आपको क्या करते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, यानी कि अगर आपको ये राज्य चलाना है तो अब हम आपको पैसे देंगे, हम आपको एक पेंशन देंगे, उसके आधार पे, उसके ब्याह पे आप इसका जो क्या बोलते हैं सिविल और मिलिट्री प्रशासनिक जो खर्चे हैं वो आप इससे चलाओगे, पेंशन से। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी हुई। और जब पेंशन देने की बात हुई, यानी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने क्या किया, निजामत देना स्टार्ट कर दिया। निजामत का मतलब यहाँ पर ये होता है वही सिविल और मिलिट्री जो खर्चे होते हैं उनको चलाने के लिए। ब्रिटिशर्स ने कहा हम आपको 53 लाख रुपए दिया करेंगे, इससे आप अपनी स्टेट को चलाओगे, लेकिन जो यानी कि इसको शाह आलम टू को भी या सबको भी, मतलब ठीक है, शाह आलम टू को कह दिया। यहाँ पर जो 53 लाख रुपए की बात है ये शाह आलम टू को कहा गया है कि शाह आलम से कहा हम आपको 53 लाख रुपए देंगे, लेकिन अब आप उससे आप अपने स्टेट को चलाओगे, लेकिन जो आपके बंगाल, बिहार और उड़ीसा के टैक्स कलेक्शन है वो सारे अब मेरे पास आएंगे, उसका सारा पैसा मेरे पास आएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर यह हाल देख रहे हो कि एक समय था पूरा मुगल एम्पायर इंडिया पर अच्छे खासा राज करता था, अब एक समय ऐसा आ गया है कि भाई जो मुगल साम्राज्य के राजा हैं या जो मुगल एम्पायर है उसमें उस राजा को पेंशन दी जा रही है, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, अपने राज्य को चलाने के लिए। इतने बुरे हाल थे। आप एक समय था, अब आप देखो 60 साल का यह डिफरेंस देखो कि 1705 में औरंगजेब हुआ करते थे। औरंगजेब लास्ट वो राजा था जो कि अपने मुगल एम्पायर को संभाल के चला रहा था, और अब 1765 में आप ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं भाई, दिल्ली में बैठे मुगल एम्पायर के राजाओं को पेंशन दे रहे हैं, उससे वो राज्य चलाएंगे। तो 1705 से लेकर 1765 में आप एक ड्रास्टिक चेंज देख रहे हो। 1765 कितना बड़ा लैंडमार्क ईयर है कि यहाँ पर सब चीज़ें ब्रिटिशर्स अपने अंडर में ले रहे हैं, फ्री ट्रेडिंग राइट्स ले रहे हैं, सारी जगह अपने अंडर में ले रहे हैं, टैक्स कलेक्शन की जो भी जगह है वहाँ से वो सारा अपने अंडर में ले रहे हैं। फिर ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, राजाओं को पेंशन दे रहे हैं। तो इतना ज़्यादा बड़ा बदलाव आ चुका था 60 साल में। तो यही थी दो ट्रीटी जो कि साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, किसके बीच, शाह आलम और शुजा उद्दौला के बीच। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि निजामत क्या होता है, मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो खर्चा होता है मिलिट्री और सिविल का, उनको मैनेज करने का। इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज का एंड होता है। ठीक है, आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको क्लियर नहीं हुई हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। कोई भी डाउट हो तो आप हमें बता देना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक